भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सभी को सादर नमस्ते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन, मनन व अवगमन को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास दिल्ली द्वारा चलायमान व्याख्यान माला के चतुर्थ सत्र, जिसका विषय है भारतीय भाषाएं तथा अध्यापक शिक्षा, में मैं संदीप कुमार उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत विषय के उपस्थापन हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक माननीय डॉक्टर चांद किरण सलूजा जी। माननीय सलूजा जी, आज की चर्चा में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सुधी श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री चांद किरण सलूजा जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में लगभग 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आप सीबीएसई की विभिन्न समितियों के संयोजक, सदस्य व सलाहकार भी रह चुके हैं। आपने संस्कृत भारती के अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया है और आपने प्रायशः शिक्षा, संस्कृत आदि विषयों को लेकर 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी किया है। आपको वर्ष 2019-20 के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया है और साथ ही शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भी आपको पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षाविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपका एक विशेष परिचय यह भी है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में गुरुकुलीय परंपरा के अनुरूप पढ़ाने वाले व गुरुकुलीय संस्कृति का परचम लहराने वाले प्रथम आचार्य हैं। सादगी के प्रतिमूर्ति ऐसे भाषा वैज्ञानिक को अपने बीच पाकर हम धन्य हैं। डॉक्टर सलूजा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आप हमारे बीच में आज का जो विषय है भारतीय भाषाएं तथा अध्यापक शिक्षा को हमारे सुधी श्रोताओं के सामने आप रखेंगे। माननीय डॉक्टर चांद किरण सलूजा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। सबको नमस्कार करता हूं मैं। जैसा कि विषय स्पष्ट किया गया है, हम भारतीय शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें भाषा का स्वरूप क्या है और भी साथ ही हम कुछ चर्चा शिक्षक शिक्षा की भी करेंगे। समय को देखते हुए सांकेतिक अधिक रहेगा, फिर भी आशा है कि हम आपस में जो एक विषय की स्पष्टता है वो आपस में कर पाएंगे। एक तो पहले मैं जो हमारी वर्तमान शिक्षा नीति है इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि एक ऐसी शिक्षा नीति हमारे सामने आई है जिसमें बहुत समय से विभिन्न तरह से अनुभूत की गई समस्याओं के समाधान को हम पाते हैं। मैं उन सबकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हाँ, भाषा के संदर्भ में और शिक्षा के संदर्भ में मैं उस बात को थोड़ा सा उठाऊंगा। यदि हम भाषा के स्वरूप को देखते हैं तो एक अद्भुत तथ्य मुझे इस नीति में दिखाई देता है। मुझे ये सारी की सारी नीति प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ने के पश्चात बहुत स्पष्ट रूप से अनुभूत हुआ
ये सारी शिक्षा नीति एक त्रिकोण में बंधी हुई है, एक त्रिकोण है, और उस त्रिकोण में एक और विद्यार्थी है, दूसरी ओर छात्र है, और तीसरा कोना इसका भाषा है। हम यह भी कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक को जोड़ने के लिए जो माध्यम है, जो सेतु है, वह भाषा है। यह मैंने इसलिए कहा, आप अगर शिक्षा नीति को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बात जो पहले अनुच्छेद में ही दिखाई देती है। अब शिक्षा नीति के जो आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा सिद्धांत है कि बच्चे के भीतर जो क्षमताएं हैं, बच्चे के भीतर जो योग्यताएं हैं, उन क्षमताओं का, योग्यताओं का किस प्रकार से निरीक्षण करते हुए उसके प्रस्फुटीकरण का प्रश्न होगा। अर्थात अब तक जो हम प्रायः शिक्षा महाविद्यालयों में, शिक्षक संस्थानों में एक ऐसे आधार को मानकर चल रहे थे जिसे हम प्रायः व्यवहारवाद कहते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से, तो उसका एक आधार था कि जैसे बच्चा एक कोरी स्लेट है, उसके लिए लैटिन का शब्द टेबुला रसा का प्रयोग किया गया, TABULARASA, कोरी स्लेट। लेकिन यह इतना बड़ा, मैं कहूंगा कि अस्पष्टीकरण है कि बच्चा कोरी स्लेट कैसे हो सकता है। जब बच्चा कक्षा में प्रवेश करता है तो मैं कहा करता हूं एक संपूर्ण बच्चा प्रवेश करता है। वो अपने साथ अपने घर की बोली लाता है, वो अपने साथ अपने अनुभव लाता है, वो अपने साथ अपनी बात मनवाने की जिद लाता है, रोना लाता है, और रोना उसकी बड़ी महाशक्ति है, कैसे बात मनवा लेता है। वह अपने साथ अपनी हंसी लेकर आता है, अपनी खान पान की आदतें लेकर आता है, माता पिता ने जो उसे सिखाया उस प्रकार की बातों को लेकर आता है, वो जो भी रूप होगा, लेकिन वो कोरी स्लेट के रूप में हमारे सामने नहीं होगा। और सच्चाई यह है, भाषा की दृष्टि से वह अपनी भाषा कक्षा में लेकर आता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही पहला बिंदु यही है, जो नीति के आधार तत्व है, कि बच्चे का निरीक्षण करते हुए इस प्रकार से हम उसकी क्षमताओं को, योग्यताओं को प्रस्फुटित करेंगे। अब प्रश्न यहां उठ जाता है, वह अपनी क्षमताओं को किस प्रकार से प्रस्फुटित करेगा, हम इसका निरीक्षण करेंगे। तो शिक्षक का दायित्व भी यहां जाता है। यह ठीक है कि कुछ बातें वह अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा बताएगा, लेकिन प्रायः उसकी भाव भंगिमाओं के साथ साथ जो भाषा उसमें विद्यालय, जो घर में प्राप्त की गई है, वह तत्व उसके सामने कहीं सामने उसमें स्पष्ट हो जाता है। और मुझे तो इतना और भी ध्यान आता है कि प्राचीन काल में हमारी जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत, तो मैं भारत की परंपरा इसलिए कह रहा हूं कि भारत के ग्रंथों में वो प्राप्त है, जबकि यह बात सर्वत्र प्राप्त भी होती है कि सार्वकालिक और सार्वभौमिक तत्व है। शिक्षा का अर्थ प्राचीन परंपरा में भाषा था। प्राचीन परंपरा में शिक्षा का अर्थ था, जो तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, जो ऋग्वेद के प्रातिशाख्यों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, महाभाष्य में यह बात उठाई गई है, भर्तृहरि के वाक्य पद्य में यह बात आती है कि बच्चा जो है वह पहले भाषा का अधिकार प्राप्त करता है। और बहुत स्पष्ट रूप से पाणिनीय शिक्षा में भी आया, और जैसा मैंने कहा तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को उठाया गया। और फिर श्लोक आई जिसमें कहा गया, बच्चा 5 वर्ष तक जब अपने घर पर भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है,
उसके बाद उसे औपचारिक शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजने का प्रश्न उठता है। संप्राप्ते पंचवर्षे इति, एक श्लोक है वह। 5 वर्ष की आयु तक वह पहले घर में भाषा सीखता है। बात बहुत बड़ी स्पष्ट है, अगर वो गुरु के पास औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा है, गुरु जो कहेंगे वो कैसे समझेगा? भाषा चाहिए उसे। इस दृष्टि से पहला बिंदु भाषा का प्राप्त करना था। उसके बाद वो जाता है, उसे फिर विद्या कहा जाता है। उस विद्या के कई अर्थ हैं, यदि समय मिला तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन भाषा जब सीखता है, ठीक यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिखाई देती है। आधारभूत साक्षरता कहा गया है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। गणितीय क्षमता ये सामान्य तत्व नहीं है। आखिर कौन से वे कारण थे जिसमें यह कहना पड़ गया कि हम उसे आधारभूत साक्षरता अर्थात भाषा देंगे और गणित की बात करेंगे? मुझे ध्यान आता है, एक प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी की पुस्तक थी, उसमें एक बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्राचीन काल में और उनके समय भी, और मैं भी अपने अनुभव जानता हूं, बचपन में हमें गणना सिखाई जाती थी, पहाड़े आते थे, और फिर भाषा तो आती ही थी। इन दोनों को सिखाने के पीछे बहुत बड़ा तर्क है। भाषा संज्ञान की दृष्टि से उसे ग्रहण करना सिखाती है, उसे भावात्मकता सिखाती है। हंसी के और रोने की भाषा कैसी होती है कि भावनाएं उसके पास आती है। उसे सामाजिककरण की दृष्टि से सिखाती है कि वह भाषा के द्वारा समाज को समझता है। माताएं, नानियां, दादियां बच्चे को कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों के माध्यम से भी उसका सामाजिककरण होता था। अब बोध की क्षमता आती थी। तो भाषा का एक मुख्य कार्य यह था। और गणितीय दृष्टि से तर्क जो है, तार्किकता, वह गणित का उद्देश्य है। इसका अर्थ है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है, इतनी अद्भुत बात है, प्रारंभ ही भाषा से होता है कि क्योंकि उन्होंने संरचना बदली है, 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का प्रश्न उठाया गया है। और प्रारंभिक यानी 5 वर्ष से पहले की स्थिति, क्योंकि अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहता है, उस दृष्टि से उसे प्रारंभिक साक्षरता के आधार पर भाषा सिखाने का प्रश्न है, और गणित के द्वारा तार्किक क्षमता का उसमें विकास करना एक मुख्य उद्देश्य हुआ है। तो यह बिंदु मैंने इसलिए उठाया कि कितने सुंदर रूप से भारत में प्राचीन परंपरा के अंतर्गत शिक्षा का नाम ही भाषा दिया गया, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान उसी से प्राप्त होता। साथियों, इस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ ही भाषा के माध्यम से। एक अन्य बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम कई बार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं भाषा की नीति से, तो हमें एक बिंदु पर ठहर जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है, क्यों आया, किस प्रकार से, क्या त्रिभाषा के स्थान पर चतुर्भाषा सूत्र हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी चर्चा समय मिला तो करेंगे। लेकिन केवल त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं को कितनी भाषाएं पढ़ाई गई, यह भाषा के स्थान का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा प्रारंभ में, मुझे त्रिकोण दिखाई देता है, छात्र है, अध्यापक है, और उन दोनों को जोड़ने वाली भाषा है। फिर मैं यदि प्राचीन काल में आता हूं तो बहुत ही सुंदर रूप से आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, आचार्य पूर्व रूपम
आचार्य कहा, केवल नहीं कहा, उपाध्याय नहीं कहा, आचार्य कहा जो आचरण के द्वारा पढ़ाएगा, यानी पहले वो कार्य करेगा। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, अंतेवासी कहा है जो उसके हृदय में बैठा हुआ है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि उसे विभिन्न प्रकार से उसका संरक्षण करता है। इसलिए यह भी प्रश्न उठाया गया कि वह जैसे उसे अपने गर्भ में धारण करता है, उसका अर्थ यह है। और फिर कहता है विद्या संधि, उन दोनों को जोड़ने वाला ज्ञान है। और एक अद्भुत बात है कि विद्या शब्द केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं है, ये धातु के चार अर्थ हैं। एक है जानना, टू नो, जिसके कारण ज्ञान की प्रक्रिया। एक है सत्तायाम, जो उसने प्राप्त किया है वो उसे अपने अंदर इतना गहराई में ले जाता है कि उससे अलग नहीं हो पाता है। फिर विद्या का अर्थ है अस्तित्व, कि वह विद्या के द्वारा अपना महत्व समझने लगता है। और फिर चेतना उसका अर्थ बन जाता है, चेतना या अर्थात उसके द्वारा चिंतन आदि की जो प्रक्रिया उठती है। तो विद्या संधि ही इन चारों संदर्भों में इन दोनों को जोड़ने वाली विद्या है। और फिर अगला बिंदु बड़ा मजेदार है, प्रवचनम संधानम, और इस प्रवचन में भाषा का उपयोग होता है। इस दृष्टि से अध्यापक और छात्र के बीच की जो कड़ी है वो भाषा है, जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाई देती है। मैंने कहा कि फाउंडेशनल लिटरेसी अर्थात आधारभूत भाषिक क्षमता और गणितीयता से यह अभिप्राय। फिर यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यह ठीक है कि भाषाओं की चर्चा करते हुए 3 भाषाओं का प्रश्न उठा है, लेकिन भाषा को कई दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं, मूल्यों की जब चर्चा करते हैं, क्या मूल्यों की स्थापना बिना भाषा के आएगी? जब बच्चा स्वाध्याय का प्रश्न करता है, जब कोई भी विषय पढ़ाए, क्या वो भाषा के बिना होगी? उसका आधार भाषा चाहिए। इस दृष्टि से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के प्रश्न को बहुत विस्तृत आयाम देने का प्रयास किया है। इसके कारण भी है, हमें जानना चाहिए, आज शिक्षा केवल और केवल किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये विधि का विषय है, यह लीगल है, ये कानूनी विषय है। बच्चा संविधान के 21A के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर मौलिक अधिकार में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। और जब राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिनियम आता है, उसमें अध्याय 6 ठीक भली भांति विद्यार्थी को जो भिन्न प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या भारत में सन 1974 की बाल नीति के अनुसार या 2005 और 2006 में इसके अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से अधिकारों की जब चर्चा हुई, या 1999 में जाकर उसके पास जो विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए, उसमें कई अधिकार हैं। भोजन का अधिकार भी है, स्नेह का अधिकार भी है, खेल का अधिकार भी है, न जाने कितने अधिकार हैं। और इन सब अधिकारों के साथ अभिव्यक्ति। आपको अद्भुत लगेगा, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न प्रकार के अवसर देने का प्रश्न उठाया गया। बार बार पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाओं को उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसका अर्थ यह भी है कि साक्षरता केवल अक्षरों के साथ ही नहीं है, जो भिन्न प्रकार की गतिविधियों को वो अभिव्यक्त करता है, वह भी भाषा का सांकेतिक रूप लेता है। एक बहुत बड़ा आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के संदर्भ में आता है। मैंने कहा कि शिक्षा एक संवैधानिक विषय, और भारतीय संविधान के अनुसार भाग 4 जो है संविधान का 17वां अध्याय अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक सब भाषा से संबद्ध है। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा। आप यदि उद्देशिका को देखते हैं तो भाषा न्याय और समता का प्रश्न उठाता है, बंधुत्व का प्रश्न भी उठाता है, स्वतंत्रता का प्रश्न भी उठाता है, समता के साथ साथ न्याय समता, ये चारों मूल्यों को उठाता है। 19 को साक्षात रूप से अभिव्यक्ति का प्रश्न उठाता है, और बहुत सारी सांस्कृतिक अधिकार
इसका अर्थ है कि भाषा केवल भाषा नहीं है, बच्चे की संस्कृति के साथ भी भाषा जुड़ चुकी है। इस प्रकार से न जाने कितने अनुच्छेद संविधान के भारतीय भाषाओं की दृष्टि से उसके सामने लाते हैं। और एक बात और है, हम प्रायः बात करते रहते हैं 8वीं अनुसूची। ये 8वीं अनुसूची एक स्वतंत्र अनुसूची नहीं है, ये अनुच्छेद 344 के अंग के रूप में आती है और वहां भारत की जितनी भाषाएं हैं उन सब के विकास का प्रश्न भी उठाया गया है। मुझे लगता है भारत हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें एक और बड़ा मजेदार बिंदु आया है। वो कहता है शिक्षार्थियों को अपना अधिगम मार्ग चुनने का अवसर होगा। इसका अर्थ क्या है? कोई स्वतंत्रता है, वो कैसे चुनेगा? भाषा कहीं उसके साथ भी जुड़ जाती है। नीति का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, भाषा बच्चे के मूल अधिकार के रूप में है, एक समता मूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया का आधार है, एक ज्ञानवान समाज की दृष्टि से आया है और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में लेकर जो उसमें एक चर्चा की गई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी फोरम का प्रश्न, क्योंकि आज के युग में तकनीकी से संभवतः हम अपने आप को हटा नहीं सकते। उस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के विकास की दृष्टि से बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम बनाने के लिए, कार्यक्रम बनाने के लिए चर्चा की गई है, जिसका अर्थ है भाषाओं की समृद्धि का प्रश्न। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वालों ने कितना अध्ययन किया होगा और अपने अनुभव प्राप्त किए होंगे। वे कहते हैं युग के साथ साथ परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है, शिक्षा और समाज के बीच में एक गहरा संबंध है। उस गहरे संबंध की दृष्टि से प्रतिदिन जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है, जो ज्ञानवान समाज का निर्माण हो रहा है, उसके दृष्टि से नए शब्द आते हैं। जब नए शब्द आते तो कहते हैं अपने कोशों को भी समृद्ध करते रहिए। भारतीय भाषाओं के कोशों को समृद्ध करना होगा। उस समृद्धि के अंतर्गत स्वाभाविक है नूतन शब्दावली आने के कारण बच्चे की भाषा की समृद्धि का प्रश्न भी उठाते हैं। डिजिटल का प्रश्न उन्होंने उठाया है, वर्चुअल लैब का प्रश्न उठाया गया है, सामग्री निर्माण की दृष्टि से शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रश्न भी उठाया है, शिक्षक मॉड्यूल का भी प्रश्न उठाया है। इसका अर्थ है कि भाषा को केवल भाषाओं की गिनती तक नहीं रखा जा सकता। अगर मैं गिनती में आता हूं तो इस समय मैं थोड़ी सी भाषा सूत्र की बात भी आपके समक्ष रखता हूं। तो ये भाषा सूत्र एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरी जो एक भारत के संविधान का दृष्टिकोण है उससे बंध जाता है, क्योंकि 343 के अनुसार राजभाषा और सह राजभाषा का प्रश्न उठ जाता है और अनुच्छेद 350 के अनुसार मातृभाषा का प्रश्न उठता है। ये तीनों भाषाएं आती हैं, लेकिन संस्कृत भी हमारे राष्ट्र की, क्योंकि सभी 351 के अनुसार अगर आधुनिक ज्ञान विज्ञान का प्रसार और प्रचार करना है तो संस्कृत उसका आधार बनती है। इसलिए 8वीं अनुसूची में प्रारंभ से संस्कृत का भी स्थान रखा, उसका भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह नीति प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को अत्यधिक आधारभूत परंपरा के रूप में देखते हुए एक खजाने के रूप में, एक राशि के रूप में, एक इस प्रकार का उसका रूप है कि कैसे उसके बिना हम कहीं ना कहीं एक अधूरापन प्राप्त करेंगे। उसके साथ पाली का प्रश्न भी उठाया है, उसके साथ प्राकृत का प्रश्न भी उठाया है, इनके विश्वविद्यालयों के निर्माण की भी चर्चा की है। उस प्रकार के जो ज्ञान राशि हमारे पास आएगी, उस ज्ञान राशि को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें, यह प्रश्न भी उठाया है। इसका अर्थ है कि भाषा का प्रश्न केवल भाषा का प्रश्न नहीं, यह प्राचीन ज्ञान राशि के प्रश्न के साथ भी जुड़ा हुआ है। साथियों, यह स्वाभाविक है कि विश्वविद्यालयों में भाषा संबंधी विभागों का प्रश्न उठता है, उनके सुदृढ़ करने का प्रश्न भी उठाया गया और उस ठीक है जो द्विभाषा सूत्र का प्रश्न है वो विद्यालय शिक्षा तक आता है। उसे प्रायः हम 10वीं कक्षा तक मानकर चलते हैं, यद्यपि अब संरचना में थोड़ा परिवर्तन आया है।
फिर भी 10वीं तक की जो आधारभूत शिक्षा का रूप है, तब तक हम त्रिभाषा सूत्र को मान सकते हैं। उस दृष्टि से अगर हम जाते हैं तो 3 भाषाएं पढ़ना एक विद्यार्थी के लिए अनिवार्यता से बन जाती है। सबसे अच्छी बात यह रही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कौन सी 3 भाषाएं हो, इसके लिए एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता दी है। बच्चे अपने दृष्टिकोण से अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। हाँ, कुछ योजना बनानी पड़ेगी। योजना इस दृष्टि से, विद्यालय कितनी भाषाएं दे सकता है, विद्यालय के पास कितने प्रकार का प्रावधान हो सकता है, ये अपने आप में एक योजनाबद्ध ढंग से सोचना होगा। उसके लिए भी उन्होंने मत दे दिया है अपना कि हम विद्यालयों का समूहीकरण कर सकते हैं। कुछ भाषाएं किसी विद्यालय में हैं, कुछ भाषाएं अन्य विद्यालयों में हैं। यह भी कहा है जो किसी क्षेत्र के अंतर्गत समाज के लोग हैं, किसी भाषा में प्रवीण हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जा सकता है। यानी भाषाएं विद्यार्थी के पढ़ने के लिए, यह केवल नहीं कि इन्हीं 3 भाषाओं को लेना है, उसकी जो एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता इस नीति में दी है, वो अपने आप में एक विशिष्ट प्रक्रिया है। एक अन्य बिंदु मैं कई बार सोचा करता हूं जिसकी ओर इस नीति का ध्यान गया है, भाषा के पढ़ाने का रूप क्या हो। क्योंकि बार बार ये बात उठाई गई है कि भाषा के पढ़ाने के लिए जब मैं शिक्षा की चर्चा करता हूं तो भाषा के अध्यापकों को कैसे तैयार किया जाए। हम जो अभी तक, मैं कई बार कहता हूं, हमने भाषाएं नहीं पढ़ाई है, अभी तक साहित्य पढ़ा रहे हैं। ये ठीक है, साहित्य और भाषा में एक गहरा संबंध है, लेकिन विज्ञान की भी भाषा है, गणित की भी भाषा है, समाज विज्ञान की भी भाषा है। यानी भाषा सूचनात्मक भी हो सकती है, भाषा साहित्यिक भी हो सकती है, भाषा भावनाओं की भी हो सकती है, भाषा चिंतन की भी हो सकती है, भाषा तर्क की भी हो सकती है। इसका अर्थ ये हुआ, भाषा के जब इतने सारे विभिन्न कार्य हैं तो उसके शिक्षण की पद्धतियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। इस दृष्टि से जो शिक्षा के पाठ्यक्रम को बनाया गया है, चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत इस बिंदु को लाया गया है। और बार बार एक बात उठाने का प्रयास किया गया है कि अध्यापकों को अधिक से अधिक विद्यालयों में रहकर जो प्रशिक्षण, अच्छा शब्द नहीं है प्रशिक्षण, लेकिन उसका उपयोग करें, वो क्योंकि अध्यापक शिक्षा कहा जाता है, एक सामान्य समझ के लिए मैं इसका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उन्हें पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रश्न है, उसमें भाषाओं को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह सच है कि भाषा जो हमारे सामने आती है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता जो उसे दी गई है, उस स्वतंत्रता के अंतर्गत यह भी हो सकता है बच्चा एक चतुर्थ भाषा, एक 5वीं भाषा भी ले सकता है। क्योंकि एक बात बार बार हमारे सामने लाने का प्रयास करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुभाषी आयाम और बहुअनुशासनात्मक विद्यालय अथवा शिक्षा संस्थान, ये बहुभाषी आयाम से क्या अभिप्राय हो सकता है। इसका अर्थ यही हो सकता है, एक संस्थान में भिन्न प्रकार के विद्यालयों की उपलब्धि होगी एक बिंदु। इसकी दूसरी स्थिति भी है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत ही मजेदार है, और उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी ओर संकेत दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। वो कहते हैं, भारतीय जो कक्षा है, अनुमान लगाइए केंद्रीय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय की कक्षा में कितने प्रकार के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। वहां पंजाब का भी विद्यार्थी हो सकता है, तमिलनाडु का विद्यार्थी भी हो सकता है, वहां बंगलौर का विद्यार्थी भी हो सकता है, बिहार का भी विद्यार्थी हो सकता है, उड़ीसा का विद्यार्थी हो सकता है, कर्नाटक का विद्यार्थी हो सकता है, केरल का विद्यार्थी हो सकता है, छत्तीसगढ़ का विद्यार्थी हो सकता है। अर्थात इतनी बड़ी कक्षा, एक प्रकार से भाषा की दृष्टि से कितनी समृद्धि उसमें है। प्रश्न है, क्या मैं अपने शिक्षण के स्वरूप में बच्चों की इस जो भिन्न प्रकार की क्षमताएं, जो भाषा की समृद्धि है, मैं इनका उपयोग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। उसके लिए अध्यापकों को एक विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रश्न उठाना पड़ता है। इसलिए बहुभाषावाद का प्रश्न है, क्योंकि
मैं यदि कानूनी दृष्टि से जाता हूं, भारत में भाषा की समस्या को मैं समस्या नहीं मानता हूं, चुनौती मानता हूं। समाधान निकाले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपस में मिलकर बैठने का, समाज का प्रश्न उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत में बहुभाषावाद का होना एक अनिवार्यता है, बन चुकी है। उस और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत अधिक बल देने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से उन्होंने यह भी कहने का प्रयास किया है, इस बहुआयामी भाषा वाली शिक्षा के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं का एकीकरण किया जा सकता है। मैं स्वयं जानता हूं कितनी बातें मैंने अपने जीवन में, मुझे ध्यान आता है कुछ कविताएं थी जो बंग की कविताएं थी, उन्हें अनुदित किया गया था। कुछ तमिल की कविताएं थी, उन्हें अनुदित किया गया था और हमारे पाठ्यक्रम में लग गई थी। उन्हें पढ़ने के बाद एक मेरा बौद्धिक और भावनात्मक विकास जो हुआ था और उस धरती के साथ, वहां के साथ एक परिचय हुआ, तब लगा कि भारत में कितना एकीकरण का प्रश्न है। भाषाओं का ये प्रश्न, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकीकरण का प्रश्न उठाती है, भाषाओं के प्रश्न में भारत का एकीकरण भी है, क्योंकि सभी भाषाओं के साहित्य में कहीं मूल संस्कृत के ग्रंथ समाये हुए हैं। यहाँ चतुर्वर्षीय बीएड के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से बिंदुओं को डालकर पाठ्यचर्या का निर्माण करके अध्यापकों को प्रशिक्षित करना होगा, ऐसे हम उनकी उन क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से भाषा अपने आप में राष्ट्र को जोड़ने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें त्रिभाषा सूत्र से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हो सकता है, विद्यार्थी देखेंगे संभवतः लिपि भिन्न हो सकती है, संभवतः पुस्तकों का स्वरूप भिन्न हो सकता है, लेकिन उनमें जो एक भारतीयता का एकात्म भाव जो है वह अपने आप में कहीं समाया हुआ है। तो त्रिभाषा सूत्र केवल और केवल भाषा की गिनती तक नहीं जुड़ा है, ये भारत के एकीकरण का प्रश्न भी है। भारत एकीकरण शब्द ऐसा लगता है जैसे विखंडित है, वो कहने का मेरा भाव नहीं है। उनमें जो भावात्मक एकता है वह भी हमारे सामने आती है, यानी भाषा का प्रश्न भारत की भावात्मक एकता का भी संबंध है, एक बंधुत्व का प्रश्न भी जाता है। इस दृष्टि से मैं सोचता हूं भाषा को केवल और केवल त्रिभाषा सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये ठीक है, पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के समृद्धि के प्रश्न को बार बार उठाया गया है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उठाया गया है, उनके प्रोन्नति के लिए किस प्रकार से आज हम तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं उसके लिए उठाया गया है। और यह भी एक बड़ा मजेदार बिंदु और उठा है, उन्होंने कहा कि जो हमारे विशिष्ट योग्यता वाले छात्र हैं उनके लिए हम किस प्रकार से तकनीकी का उपयोग करके भाषाओं के साथ उन्हें भी जोड़ सकते हैं। यह भी तब अपने आप में बहुत ही सुंदर रूप में आया है। मुझे लगता है कि भाषा की शिक्षा अपने आप में एक अनुभवात्मक शिक्षा के साथ भी जुड़ जाती है। तो भाषा का एक बहुत बड़ा आयाम है। उस आयाम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में प्रत्येक वाक्य के भीतर भाषा को समाये हुए है। अगर प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में भाषा विद्यमान है, क्योंकि समय सीमा के कारण मैं इसका विस्तार नहीं कर पा रहा हूं, नहीं तो सिद्ध किया जा सकता है कौन सा वह वाक्य है शिक्षा नीति का जिसमें भाषा का प्रश्न नहीं उठता। अब शिक्षण पद्धतियों को लीजिए, मैं कई बार कहा करता हूं बच्चे बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन अनेक बार परीक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं। परीक्षा में उत्तर न देने का कारण यह नहीं कि उन्हें विषय आता नहीं है, उसका कारण यह भी होता है कि उसे प्रश्न ही समझ में नहीं आता। मैं ऐसे अनेक बच्चों को जानता हूं, मैं बीएड के विद्यार्थियों को जानता हूं। अतः अगर बाल्यकाल में ही बच्चे की भाषा को सुदृढ़ कर दिया जाए,
उसे विभिन्न विचारों को ग्रहण करने की योग्य बना लिया जाए तो संभवतः बच्चे की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा एक अच्छे ढंग से चल सकती है। बार बार एक बात कही है, बच्चे को हम यानी जिसे कहें कि शिक्षण शैलियां नहीं, बच्चे कैसे सीखते हैं शिक्षण की दृष्टि से पर बल देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है, डोंट ट्राई टू नो द स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण का स्वरूप क्या है, उसकी क्या शैलियां, उस पर विचार मत कीजिए अधिक, इस बात पर विचार कीजिए अधिक बच्चे सीखते कैसे। उस दृष्टि से जब बच्चे कैसे सीखते हैं वहां भी भाषा का प्रश्न आ जाता है। इसका अर्थ है कि भाषा यदि सुदृढ़ है तो स्वाभाविक रूप में उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अच्छा चल सकता है। एक बात और बड़ी मजेदार उसमें उठाई गई है परीक्षा की दृष्टि से, जिसके लिए एक पूरी ज्ञान मीमांसा से मेरा अभिप्राय है शिक्षण की पद्धतियों में पूरी प्रकार से परिवर्तन का प्रश्न उठ जाता है। वह यह है, बच्चे की संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए। संकल्पनाओं के स्पष्ट करने का प्रश्न क्या, मैं इसे एक छोटी सी कविता के द्वारा आपको बताना चाहूंगा, बहुत पहले लिखी थी लेकिन उसका उपयोग मैं अब करता हूं। एक बच्चा अपने अध्यापक से कह रहा है, मत दो मुझे शब्द वे, मत दो मुझे शब्द वे जिनके अर्थ तुमने दिए, मत दो मुझे शब्द वे जिनके अर्थ तुमने दिए हैं, मत दो मुझे परिभाषाएं जिन्हें तुमने रचा है, मत दो मुझे परिभाषाएं जिन्हें तुमने रचा है, देने दो मुझे नए शब्दों के नए अर्थ, देने दो मुझे नए शब्दों के नए अर्थ, रचने दो मुझे नई परिभाषाएं, रचने दो मुझे नई परिभाषाएं, बुनने दो मुझे नए सूरज का नया सवेरा, बुनने दो मुझे नए सूरज का नया सवेरा। बच्चा शब्दों के अर्थ तभी देगा, बच्चा परिभाषाएं तभी लिखेगा यदि उसकी संकल्पनाएं स्पष्ट है, और इन संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण के लिए भाषा की स्पष्टता अनिवार्य है, क्योंकि भाषा ही अपने आप में इसका एक माध्यम बनकर हमारे सामने आती है। प्रश्न उठेगा शिक्षण के समय सामग्री के निर्माण का, सामग्री कैसे बनाई जाए। इसीलिए बहुत सुंदर रूप से मैंने प्रारंभ में कहा था, इस नीति के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत पहला बिंदु जो ये दिया गया है, विद्यार्थी को भली भांति समझो, तो स्पष्ट है एक निरंतर व्यापक दृष्टि से बच्चे पर जब मेरी दृष्टि रहती है तो मैं जानूंगा बच्चा कैसे समझता है। उस दृष्टि से उसकी भाषा का स्तर जाना जाएगा। और एक बात इसमें बार बार निकल कर आती है, दोनों की अंतः क्रिया कैसे आती है। यह स्वाभाविक है, भाषा ही ग्रहण का आधार है, भाषा ही अभिव्यक्ति का आधार है। इस दृष्टि से पूरी शिक्षण प्रक्रिया में, चाहे वो शिक्षण किसी भी विषय का हो, अब भाषा भाषा की दृष्टि से तुमने से एक अन्य बिंदु के द्वारा थोड़ा स्पष्ट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक कक्षा की ओर मैं गया, भाषा की कक्षा थी, मैं बाहर खड़ा था, अध्यापक जब पढ़ा रहे थे, संभवतः वे बहुत अधिक आजकल को जो एक अनुशासन की प्रवाह है ना, प्रथा है कि बच्चे चुप रहे, मैंने कहा तो बच्चे क्यों चुप रहे। बच्चे का चुप होना उनके समझने का आधार नहीं है, खैर वो कोई गलत नहीं। अब अध्यापक कह रहे हैं मैं कविता का अर्थ बताऊंगा, सब चुपचाप बैठो, अगर चुपचाप बैठोगे तो मैं थोड़ा बताऊंगा, अधिक बोलोगे अगर मैं अधिक बताऊंगा, लेकिन बोलना किसी को नहीं है। जब कक्षा समाप्त हुई थी मैंने उस अध्यापक महोदय से पूछा, मान्यवर ये भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा सा वे सकुचाए बोले बोलना। तो मैंने कहा आपने भाषा की पुस्तक में बच्चों को कह दिया कि चुप बैठो, अरे उन्हें बोलना सिखाओ। बोलने सिखाने के अलग अलग तत्व हैं। मैंने वाक्य दिया उनके सामने कि
एक वाक्य है, आप बहुत अच्छे। मैं कितने ढंग से बोल सकता हूँ, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। ये एक वाक्य है, लेकिन इसके भिन्न भिन्न है, और क्योंकि बाद में इसके विराम चिन्ह भिन्न। मेरा मानना है भाषा केवल उच्चारण नहीं, केवल शब्दों का अर्थ नहीं है। भाषा एक पूरी भाव की अभिव्यक्ति है, पूरे व्यक्तित्व का निर्माण है, और उस व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा की जो भूमिका है, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विशेष रूप से इस ओर ध्यान दिया है, बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। उस पूरी दृष्टि से शिक्षण की प्रक्रिया में बदलाव का प्रश्न उठाती है। संभवतः इसीलिए यद्यपि एक चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम की जो चर्चा है, ये मूलतः सन 1985 में शिक्षक और समाज नाम का एक कमीशन बैठा था। उनके प्रतिवेदन का नाम था सोसाइटी एंड टीचर्स, संभवतः यही नाम था, चट्टोपाध्याय कमीशन कहलाता था। उन्होंने उस समय कहा था कि 4 वर्ष का पाठ्यक्रम और 5 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रारंभ 4 वर्ष से किया जा सकता है। ऐसे और भी अनेक प्रश्न आए, जिसमें न्यायाधीश वर्मा जी के आयोग ने भी ये बात उठाई है। थोड़ा उसका संदर्भ भिन्न रहा है, लेकिन शिक्षक का अर्थ विद्यार्थियों को उपदेश देना ना होकर उनसे उनके अनुभवों को प्राप्त करना होना चाहिए, यह शिक्षा नीति कहती है। मैं तो कई बार शिक्षकों से यह कहता हूं, कई बार बच्चों को केवल कहिए, अभी विषय जो भी उनके सामने, आप क्या क्या पूछना चाहते हैं प्रश्न लिख कर दीजिए, उन प्रश्नों का संग्रह कीजिए। आपको अद्भुत लगेगा बच्चों की कितनी अपेक्षाएं हैं, वो एक चित्र हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से पाठ पढ़ाने का अर्थ भी भिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, यह भी एक बिंदु लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ अधिक समय ले गया हूँ। मुझे भी नहीं पता चलता कि जब मैं बात करता हूँ तो कहाँ समय जाता है, लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने प्रयास किया है भाषा शिक्षण और शिक्षक शिक्षा को दोनों को जोड़ा, दोनों का मैंने समन्वय किया है। समन्वय का अर्थ ये था कि कैसे हम भाषा का विकास करें और किस प्रकार से अध्यापकों ने स्वतंत्रता देकर भिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण कर सकते हैं, जिसे हम ज्ञान मीमांसा या शिक्षण शास्त्र कह देते हैं। बच्चे को समझना, उसके अनुसार विषय के स्तर को समझना, और फिर तदनुगुणक पद्धति को अपनाना। मैं अब अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कितना समय और होगा, लेकिन प्रश्न अगर आपके हैं, प्रश्न के माध्यम से भी कुछ बातें आपके सामने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सलूजा जी। वैसे तो आपने बहुत ही सूक्ष्म रूप से जो बातें हैं उनको रख दिया है, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रोता हैं उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो उन जिज्ञासाओं को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम एक प्रश्न आया है हेमंत कुमार जैन जी का। वो लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत भाषा का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रहेगा? कृपया इस विषय में आप मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत भाषा का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रहेगा? देखिए, हमें इस बात को एक बहुत स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका कि सारी भाषाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। संस्कृत का जहां तक संदर्भ है, उन्होंने ये कहा है कि सबको संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, सबको अवसर मिले। लेकिन जब मैं कहता हूं भारत की भाषाएं, तो संस्कृत उसमें अपने आप में समाहित होती है। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, बोर्ड की परीक्षा का स्वरूप बदल चुका है। बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न नहीं उठाया गया है। उन्होंने ये कहा है, हम बच्चों की कुछ आधारभूत जो संकल्पनाएं हैं
उनके परीक्षण के लिए कुछ पद्धति अपनाएंगे। लेकिन जो इस समय जिस प्रकार का प्रश्न बनाए जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न पत्रों या उस प्रकार की परीक्षा की चर्चा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा में परिवर्तन आएगा। उस दृष्टि से जैसे बाकी भाषाओं की स्थिति होगी, वैसी संस्कृत की भी स्थिति होगी। संस्कृत की कोई पृथक नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कहा कि संस्कृत को हटाया जाएगा या संस्कृत को लगाया जाएगा, बल्कि संस्कृत के लिए उच्च शिक्षा में अधिक प्रयास किए जाएंगे। यह प्रश्न भी हमारे सामने इस नीति ने उठाया है। अतः नीति की दृष्टि में सभी भाषाएं समान हैं। जो हिंदी का प्रश्न होगा, जो बांग्ला का प्रश्न होगा, जो तेलुगु का प्रश्न होगा, वही संस्कृत के लिए भी प्रश्न है। उसके लिए विशेष प्रश्न, विशेष स्थिति नहीं है। अर्थात एट पार जिसे कहा जाए, समान रूप में संस्कृत का स्थान रहेगा सीबीएसई के सामने। लेकिन अभी सामने आना है सीबीएसई का रूप क्या होगा, यह भी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल इतना कहा है कि जो अब तक परीक्षाएं होती थी वो स्वरूप बदलेगा, और बच्चे की संकल्पनाएं क्या हैं, वो कितना विषय को समझा है, इस दृष्टि से सीबीएसई अपनी परीक्षाओं को लेगा। और उसे भी कहा दो प्रकार की हैं, वस्तुनिष्ठता से संबद्ध है और अब यानी जो एक विवरणात्मक है। इन दोनों प्रकारों से प्रश्न किए जाएंगे। अर्थात संस्कृत या भारत की सभी भाषाओं के लिए समान रूप है, किसी के लिए ना अलग है, न किसी के लिए विशिष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न आ रहा है डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी का। वो लिख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में 22(8) में लिखा है, जब संभव हो मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण। कैसे होगा, कब संभव हो पाएगा? अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 22(8) के इस प्रावधान से ये कैसे संभव होगा? देखिए, अभी कार्यान्वयन कैसे होगा, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक एक्शन प्लान बना करता है, एक क्रियात्मक योजना बनती है। अगर आपको ध्यान हो, सन 1986 में जब नीति आई थी, 1968 की नीति का तो नहीं बना था, वित्तीय शिक्षा नीति 1986 की थी। उसके बाद 1987 में क्रियान्वयन योजना आई, कैसे करना है। मैंने आपको थोड़ा संकेत दिया है। अभी उन्होंने कहा कि क्लस्टर रूप होगा, एक सामूहिक रूप सामने आएगा। इस विद्यालय में कौन सी भाषाएं हैं, या हो सकता है कि सभी विद्यालयों में सभी भाषाओं का प्रश्न नहीं उठ सकता है। भाषा का प्रश्न हमारे लिए बहुत पेचीदा प्रश्न है, सैद्धांतिक तौर पर तो आ गया है, लेकिन इस पर अभी चिंतन चलना है। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी संसद में जानी है। अभी तो यह केवल कैबिनेट के द्वारा आई है। उस संदर्भ में भी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें और भी कुछ जुड़ेंगी, कुछ हटेंगी। जब अंतिम रूप आता है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद क्रियान्वयन का प्रश्न होगा। और इसी के साथ साथ एक और बात कही गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बनाने का प्रश्न है, उसमें भी ये सिद्धांत आएंगे। तो अभी इस पर निर्णय लिया जाना है। क्रियान्वयन का रूप अभी नहीं दिया गया है। बहुत सारी बातें हम संदेह के रूप में ले रहे हैं, कैसे होगा ये हम मानकर चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संभावना है, यदि इच्छा शक्ति है तो कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे उसका समाधान भी होगा। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं ने भी कुछ अवसर दिया है कि इस समय तक हो जाना चाहिए। जो चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसने भी यही कहा कि 2030 तक होगा, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। तो संभावना है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम में बहुभाषिकता का संदर्भ और अनुशासनीयता का प्रश्न उठाया गया है, तो उसमें यह प्रश्न भी आएगा। और उसमें भाषाओं के अध्यापकों को कैसे नियुक्त किया जाए, इसकी चर्चा आई है। उनकी क्षमता क्या हो, यह भी चर्चा आई है। और यह भी आया है कि जब हम शिक्षकों की बात करते हैं, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां जो निवासी हैं, उन्हीं निवासियों को ही शिक्षक बनाया जाएगा। और यह भी कहा जाएगा कि बहुभाषी वे शिक्षक होंगे। साथियों, एक बात हमें बहुत ध्यान से रख लेनी चाहिए, भाषा केवल कक्षाओं में औपचारिक रूप से पढ़ाने से नहीं आती है। कोई बच्चा हो सकता है अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छा जानता हो,
संभवतः उसने किसी कक्षा में नहीं पढ़ा है। मैं तो संस्कृत के संदर्भ में इतना जानता हूं, और मेरी पंजाबी मातृभाषा, मैंने पंजाबी के जीवन में नहीं पढ़ी औपचारिक विद्यालय में, मैं उसे बोल सकता हूं, समझ सकता हूं। ऐसे ही न जाने कितने बच्चे हैं जो अभी विद्यालय भी नहीं गए हैं, लेकिन उनके माता पिता संस्कृत बोलते हैं और वे संस्कृत में बच्चे भी व्यवहार करती हैं। शिशवः सन्ति, शिशु हैं। तो भाषा के पढ़ने पढ़ाने के लिए वातावरण चाहिए, न कि कोई औपचारिक शिक्षा चाहिए। मैं तो यह भी जानता हूं कितने लोगों ने हिंदी में स्नातकोत्तर कर लिया। जब मैं पूछता हूं कि मेरे भाई संबंध कारक में काके की, रारेरी, ये 6 चिन्ह क्यों आए हैं, तो उत्तर नहीं होता है। इनका संबंध किससे है, उत्तर नहीं है। वहां पर शब्द ठीक है या वहां ठीक है, उत्तर नहीं है। औपचारिक शिक्षण अपने स्थान पर है, लेकिन भाषा जो नीति में बहुत कुछ आया है, और जब एक बहुभाषी संदर्भ, बहुभाषी विकल्पात्मकता जो दी गई है, उसमें यह बात आती है बच्चे इस ढंग से भी भाषाओं को सीखेंगे। इसलिए समृद्ध भाषीय वातावरण अनिवार्य होगा, और बाकी क्रियान्वयन आएगा तो मुझे लगता है प्रश्न उठेगा और समाधान भी होगा। जी जी। जैसे कि अभी आपने बहुभाषिता की जो बात की है, इसी से एक जुड़ता हुआ प्रश्न है, डॉक्टर रितिका जी पूछ रही हैं, क्या आने वाले समय में टीचर ट्रेनिंग का जो स्वरूप है, क्या वो बदलने वाला है? क्योंकि वर्तमान शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा देने की बात की गई है, और इसमें एक बात वो और जोड़ रही हैं, क्या वर्तमान में हमारे पास में बहुभाषी प्रशिक्षित अध्यापक विद्यमान हैं? यदि नहीं है तो फिर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जा सकेगी? देखिए, अभी तो हम ये जानते ही हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के पीछे बहुत बड़ा एक कारण शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन लाना है। चतुर्वर्षीय का प्रश्न उठाया गया है, लेकिन यह भी कहा है कि कुछ समय तक 2 वर्ष वाला भी रहेगा और 1 वर्ष वाला भी रह सकता है, क्योंकि पुराने लोग इसे कर सकेंगे। अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जब प्रश्न उठाया तो पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का प्रश्न भी उठाया गया है। स्वाभाविक है, परिवर्तन तो आएगा ही। और यह भी एक अद्भुत है कि जिसे हम कहें कि केवल शिक्षक पढ़ाएगा तभी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। 4 वर्ष के बनाने के पीछे बहुत सोचा समझे चिंतन है कि बच्चे जब, जो शिक्षक हैं, वो विद्यालय में जाकर विद्यालयों का जब अध्ययन करेंगे तो स्वयं भी निर्माण करेंगे कि पढ़ाने का स्वरूप क्या होना चाहिए। इसलिए कक्षाओं के निरीक्षण का प्रश्न नहीं उठेगा। अभी नीति आई है, मैंने पहले भी कहा था, अभी क्रियान्वयन होना है। क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा, ये हमारा सौभाग्य है कि क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। बार बार भारतीय भाषाओं का प्रश्न है, एक वैविध्य सामने दिखाई देगा। उस वैविध्य के साथ स्वाभाविक है, मैंने यह भी कहा है, सभी विद्यालयों में सारी भाषाएं आए ऐसा अनिवार्य नहीं है। कि संकेत राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रही है कि विद्यालयों का समूह बनेगा, उस समूह के अंतर्गत आशा है कुछ विद्यालय कोई भाषा पढ़ाएंगे, कुछ विद्यालय कोई भाषा पढ़ाएंगे, एक इस प्रकार का समूहीकरण होगा। अब निर्भर यह बात करता है कि हम कितना जुड़ जाते हैं, जुड़ पाएंगे। लेकिन 4 वर्ष के पाठ्यक्रम के पीछे एक चिंतन बहुत मजेदार है। यानी अब जो शिक्षक बनना चाहता है वो प्रारंभ से उसमें आ सकेगा। हालांकि यह भी छूट दी है, वो बाद में जाना चाहे तो जा भी सकता है, क्रेडिट सिस्टम जिसे कहा गया है, वह भी एक बिंदु है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी चिंतन के साथ बीएड करने के लिए आएंगे। मैं बीएड केवल ट्रेनिंग के रूप में नहीं कह रहा हूं, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को समझने के लिए आएंगे। अगर आते हैं तो संभवतः एक अच्छे विद्यार्थी आएंगे, अपने साथ भाषाओं को, अनुभवों को लेकर आएंगे, और बाद में जिस प्रकार की प्रक्रिया क्रियान्वयन होगा उस पर चिंतन होगा। देखते हैं, प्रयोग तो किया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा अगर हम उस ध्यान से प्रयोग न करें तो मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है। नया प्रयोग है और मुझे लगता है विज्ञान प्रयोगों पर ही आधारित होता है। मैं तो इस दृष्टि से वैज्ञानिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता हूं इसे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय स्वामी जी एक प्रश्न कर रहे हैं कि एनसीईआरटी द्वारा अभी जो 2 वर्षीय बीएड का कोर्स चलाया जा रहा है और अभी भी उसमें प्रवेश चल रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका क्या रहेगा? देखिए, 2 वर्ष के पाठ्यक्रम अभी रहेंगे,
अभी मैं 10 दिन पूर्व की बात कर रहा हूं, प्रश्न आया था कि चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए और दिसंबर से प्रारंभ किया जाए। मैंने स्वयं उस पर आपत्ति लगाई। एक हम 4 वर्ष का बना रहे हैं और दिसंबर में 3.5 वर्ष हो जाएंगे। और अभी एनसीटीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर टीचर एजुकेशन बना नहीं है, वो मार्च तक बनाने का प्रश्न उठाया गया है। 21 तक अंत तक बनाने का प्रश्न उठाया गया है। कुछ उसमें प्रतिवेदन इस प्रकार से भी हैं। तो उसे के बनने के बाद ही यह पाठ्यक्रम लागू होगा। जल्दी में शीघ्रता में इसे लागू करना वो उचित नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी समय दिया है, सोचने के लिए समय दिया है। अभी शिक्षा नीति आई है, अभी लोकसभा में जाएगी, कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, उसके बाद उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तब तक जो परंपरा चल रही है 2 वर्ष भी, वो चलती रहेगी। 1 वर्ष वाली भी अनुमति दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कि जो पुराने बीए, जिन्होंने बीए किया है, स्नातक जो कर चुके हैं, वे भी हो सकता है अध्यापक बनना चाहते हैं, तो 1 वर्ष वाले पाठ्यक्रम को भी रखा जाएगा। हाँ, 2030 के बाद संभवतः ये इन पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। तब चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम यदि प्रयोग सफल हो जाता है तो आशा तो है कि ये पूरी तरह से सफल होगा। तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष के पाठ्यक्रम तब तक तो चलते रहेंगे। पहले संभवतः 50 से लेकर 100 के बीच में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यह पाठ्यक्रम दिया जाएगा प्रयोग के आधार पर, जिसे हम पायलट स्टडी कहा करते हैं। हमारा मत यही था, इसे एकदम लागू नहीं किया जाए। जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो संपन्न हैं, जहां बहुत से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा, बहु अनुशासनीय महाविद्यालयों में से दिया जाए, प्रयोग किए जाए, फिर यह भी अध्ययन किया जाए क्या क्या समस्याएं आई, उन समस्याओं को दूर किया जाए, फिर 2 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद कुछ और महाविद्यालय लिए जाएं, उसके बाद फिर अधिक महाविद्यालयों में से प्रसारित किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर, अनुभवों के आधार पर उसमें भिन्न प्रकार के आए आह्वानों को, चुनौतियों को दूर करके जब ये पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, मेरा मानना है यह पाठ्यक्रम सफल होगा। लेकिन नहीं तो प्रयोग है तो एक नया प्रयोग और सामने आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में ये चल रहा है, बहुत अधिक सफल है नहीं है कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत बुरा चल रहा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये एक राष्ट्र का पाठ्यक्रम है। मुझे लगता है कि शिक्षा नीति निर्माताओं ने भी बहुत सोच समझ कर लिखा है। और यह बात तो मैंने बताई कि सन 1985 में कही गई थी, अब तक लागू हो जाना चाहिए था। कौन से भी कारण है ये नहीं लागू हो पाए, कुछ कारण मैं जानता हूँ। वो एक निजी संस्थानों का कारण था, उन्होंने नहीं चलने दिया इसे, क्योंकि वो उसमें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि सफल होगा कार्यक्रम। और संजय जी, आपसे अलग बात होगा, चिंता मत कीजिएगा संजय स्वामी जी को। जी जी जी। एक प्रश्न और है कि वर्तमान में अनेक भाषा संस्थान व अनुवाद के संस्थान कार्यरत हैं। इस शिक्षा नीति में भी कुछ नए संस्थानों की स्थापना की बात की गई है, तो क्या जो पहले से चल रहे हैं उनमें और जो स्थापित होंगे उन दोनों में कोई विशेष अंतर होगा या वो वैसे ही चलेंगे? क्षमा कीजिएगा, मैंने अनुवाद का प्रश्न जानबूझकर नहीं उठाया था, लेकिन प्रश्न आया है इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुवाद के पक्ष में नहीं। प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे मूलतः पुस्तकों को लिखना होगा। साहित्य का अनुवाद वो चलेगा, लेकिन मौलिक पुस्तकों का निर्माण अनुवाद के द्वारा नहीं चल सकता है। एक आदत पड़ी है हम लोगों में, हमारे सभी संस्थानों में, अंग्रेजी में लिखेंगे उसके बाद अनुदित करेंगे। मैं कहता हूं मेरे काम दूसरा कीजिए, मौलिक भाषाओं में लिखिए, भारत की भाषाओं में, और अंग्रेजी में अनुदित कीजिए। परिणाम क्या निकलता है, मैंने तो यहां तक देख लिया, केवल संगणक के माध्यम से अनुदित कर डालते हैं और बच्चों की समझ में ही नहीं आता है। इतनी तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर अच्छा रहेगा जो बहुत से विश्वविद्यालयों के और वरिष्ठ विद्यालयों के अध्यापक, मैं विद्यालय के अध्यापकों पर अधिक बल दूंगा, जो अपने विषय से जुड़े हुए, जो अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाते रहे हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्यों नहीं उन्हें यह कार्य दिया जाए।
पुस्तक निर्माण कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह भी मानना है कि केंद्रित दृष्टि से पुस्तकों का कार्य नहीं चलेगा। लोग अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी सुविधा के अनुसार पुस्तकों निर्माण करेंगे। पुस्तक की ये संस्कृति संभवतः कुछ समय के बाद जा भी सकती है, यह भी एक ऐसा आभास भी होता है नीति को पढ़ने के बाद। सच्चाई तो यह है, सन 1986 की नीति ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, एनसीईआरटी केवल एक प्रारूप दे सकती है पुस्तकों का, उसे लागू करने के लिए नहीं कहा गया था, व्यापार करने के लिए नहीं कहा गया था। मेरा अपना मानना है, अनुवाद कार्य चल रहा है, वो चलेगा, लेकिन मौलिक रूप से पुस्तकों के लिखने का स्वरूप रहेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है, वो केंद्रीय स्तर पर कहा है कि केंद्रीय स्तर पर इस प्रकार के कुछ संस्थान बनाए जाएं जो पुस्तकों का अनुवाद करेंगे। भारतीय भाषा संस्थान की चर्चा भी उसमें की गई और कुछ और भी कहा गया। उसका कारण यही था, वहां विशेषज्ञ लाया जाएगा। अभी क्या होता है, जो कुछ संस्थान हैं वो किसी प्रकार से अनुवाद करा डालते हैं, लेकिन बच्चों के अनुकूल वह नहीं होता है। तो मुझे लगता है अगर केंद्रीय स्तर पर आता है तो संभवतः उसमें स्तर अच्छा हो। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं इस प्रश्न से अभी बचना चाहता था, इस बिंदु से, कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद में किसी भी प्रकार से तनिक भी सहमति नहीं दे पाता। ये अभी तक वही हो रहा है, इसलिए पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए नहीं लिखी जाती है, औरों के लिए लिखी जाती हैं। बच्चे पढ़ते नहीं, वे तो वही निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लेकर ही पढ़ते रहते हैं। जी, एक प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय नई शिक्षा जो नीति है उसमें त्रिभाषा सूत्र की क्या स्पष्ट व्याख्या है, और 8वीं कक्षा के बाद भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति रहेगी? 9वीं कक्षा में वोकेशनल व विदेशी भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान इसमें दिया गया है, तो क्या ऐसे में छात्र व अभिभावक वोकेशनल व विदेशी भाषाओं के प्रति आकर्षित नहीं होगा और उसमें फिर भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ नहीं जाएंगी? देखिए, यह भी कहा गया है कि जो भाषा के अध्यापक हैं वह अपने शिक्षण की नीतियों को, रीतियों को बहुत उम्दा बनाएं। हम कहें कि सभी यही पढ़ेंगे, यह अनिवार्य नहीं होता है। कुछ लोग जाएंगे, जब आप एक वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, अगर हम ये चाहते कि भारत की भाषाएं अन्य देश के लोग पढ़ें तो वे भी चाहेंगे कि ये भी पढ़ें, लेकिन वहां यह नहीं कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र में वह लागू होंगी। 8वीं तक तो त्रिभाषा सूत्र भारतीय भाषाओं पर आश्रित है। उसके बाद अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसे अनुमति, आप किसी को बात कर नहीं रख सकते हैं, और मुझे लगता है वो ठीक भी नहीं होगा। तो अगर कुछ लोग उसे करेंगे तो इसमें रोका नहीं जा सकता, लेकिन अच्छी बात यही रहेगी कि हम अपने भारतीय भाषाओं के शिक्षण के स्वरूप को इतना श्रेष्ठ, इतना स्तरीय बनाएं। और सच्चाई तो यह है साथियों, 10वीं तक यदि कोई भाषा को भली भांति पढ़ लेता है, वो स्नातक स्नातकोत्तर भी उसी भाषा के माध्यम से कर जाता है। अतिरिक्त भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। मैं स्वयं अंग्रेजी केवल 11वीं तक पढ़ा था, लेकिन मैं उसका उपयोग कर लेता हूं, तो अभ्यास की बात होती है। भाषा तो बुनियादी तौर पर 10वीं तक पढ़ाई जाती है, उसके बाद तो साहित्य होता है। साहित्य भाषा नहीं है। मैं कहा करता हूं, जैसे गणित विषय है, भाषा माध्यम है, विज्ञान विषय है, भाषा माध्यम है, समाज विज्ञान विषय है, भाषा माध्यम है, ऐसे साहित्य भी विषय है, भाषा उसका माध्यम। 10वीं तक भाषाई स्तर इतना हो जाना चाहिए कि वह पूरा जीवन उस भाषा पर बड़े अच्छे ढंग से चला सकता है। इसलिए 4 वर्ष के बीएड का जब पाठ्यक्रम आया, उसमें भाषाओं पर बल देने का प्रश्न, उसमें बहुत सारे संकेत हैं कैसे दिया जाएगा। और उस दृष्टि से अगर कहें, मुझे लगता है जो कमी आज दिखाई दे रही है वो कमी दूर होगी। उसके बाद कोई अतिरिक्त भाषा पढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मनाही होनी चाहिए, कि अतिरिक्त भी पढ़ सकता है, लेकिन प्रिय भाषा की आवश्यकता पहले 8वीं तक स्वीकार की गई है, लेकिन आधारभूत शिक्षा 10वीं तक रहेगी। 14 वर्ष की मानी गई और 15 वर्ष बन जाता है। तो यह भी कहा गया है नीति में, प्रयास रहेगा कि वो अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करें। मैं व्यक्तिगत तौर पर अंतिम स्तर तक मातृभाषाओं को
माध्यम बनाना चाहता हूं। भारत में जब तक मातृभाषाएं माध्यम नहीं बनेगी, शोध में बहुत अधिक स्तर ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि बुनियादी संकल्पनाएं वहां से समझ आती है। लेकिन विदेशी भाषाओं की, यानी किसी भाषा को पढ़ने का एक संस्कृति को जानना है, नए विचारों को प्राप्त करना है, विश्व के वैश्वीकरण में एक दूसरे से जुड़ना है, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन 10वीं तक का भाषा का स्तर इतना कर दिया जाए, जो नीति का मानना है, इतना कर दिया जाएगा। 4 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद भाषा के पढ़ाने में इतना बल दिया जाएगा, आगे क्या होता है हम कुछ निश्चित तो नहीं कर सकते हैं, ताकि वो जीवन भर उस भाषा को आधार बनाकर अपनी अग्रिम शिक्षा या अपने जीवन को चला सकता है। बाकी अतिरिक्त भाषाएं पढ़ता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न बहुत सारे हैं, बड़ा ही रोचक विषय चल रहा है। समय की सीमा है, समय हमारा समाप्त होकर भी ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रश्न। इस नीति में भाषाओं को नौकरी से जोड़ने की बात की गई है, तो क्या यूपीएससी आदि में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाएगी? मेरा तो मानना है कि भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और कुछ संकेत मिलने भी लगे हैं। आप अनुमान लगाइए कि आज से 15 वर्ष पहले क्या स्थिति होती थी और आज की क्या स्थिति है। परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा भी, और मुझे लगता है ये परिवर्तन आएगा। इसलिए यह भी कहा गया है, अगर आप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, बड़े साफ तौर पर कहा गया है, कुछ प्रतिवेदन और कुछ शिक्षण सामग्री भारत की सभी भाषाओं में बनाई जाएगी, पोर्टल पर डाली जाएगी। भारतीय भाषाओं को कैसे सुदृढ़ करना है, इसकी भी चर्चा उठेगी। यानी इंटरनेट का और उसी तरह से विभिन्न प्रकार की वेब का या डिजिटल का उपयोग केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं रहा है, या विदेशी भाषाओं तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने किसी भाषा का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा है कि भारत की भाषाओं के विकास की दृष्टि से इसे अपनाया जाएगा। और जब इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, तो यूपीएससी में भी समझ आएगा। मैं तो थोड़ा सा भिन्न रूप में भी सोचता हूँ, यूपीएससी को बंद करना संभवतः और अधिक अच्छा हो सकता है। मैं याचना सही, मेरा अपना मत है। कितने जीवन उसके साथ इस प्रकार से अपने आकांक्षाओं को कुचल डालते हैं। इसके स्थान पर एक नया स्वरूप लाना पड़ेगा। नए भारत के लिए इस नौकरी का या इस सर्विस का भी एक नया रूप सामने आए, अच्छा हो जाएगा। सिविल सर्विस कोई कसौटी नहीं है, उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी हानि देख रहा हूं। मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें हम सिविल सर्विस के लिए पढ़ते हैं। तो मैं पूछता हूँ, क्या एनसीईआरटी सिविल सर्विस के लिए बनाती है क्या? परिणाम क्या निकला है? इस दम्भ से हम जी रहे हैं, वो बच्चे उन्हें समझ भी नहीं पाते। तो एक रूप है, एक अलग रूप है, उनके लिए भिन्न प्रकार है। भाषाओं के प्रश्न जब तक है, भाषाओं का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है सिविल सर्विस में अंतर पड़ेगा और भारतीय भाषाएं वहां अपना स्थान लें। सभी भाषाओं में प्रश्न पत्र छपेंगे, जैसे एनटीए को कहा गया है। एक सामान्य एनटीए को कहा गया था, उनका एक अभिमत है उनके लिए कि सामान्य प्रवेश परीक्षा हो और भारत की सभी भाषाओं में उसके प्रश्न पत्र बने। इसी प्रकार से भारत की सभी भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे। मुझे ध्यान आता है, जब सीटेट प्रारंभ हुआ था, उस समय भी मैं स्वयं कई स्थानों पर सीटेट के प्रश्न पत्र को बनवाने के लिए समान प्रश्न पत्र बनाया गया था, लेकिन भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुदित हुआ था। अब वो भी गलती यही थी कि वो अंग्रेजी में बने थे। मैं कहता हूँ भारतीय भाषाओं में बनाओ, मूल रूप से एक संरचना आए, और उसे समानता करते हैं कि राज्य की अपनी विशिष्टताएं भी रखी जाएं। अभी तो स्थिति यह है, सरकारी स्कूल का बच्चा कक्षा 6 से 10 तक 6, 7, 8, 9, 10, 5 वर्ष संस्कृत पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है। निजी विद्यालय का बच्चा प्री स्कूल विद्यालय से पहले ही केजी नर्सरी 3 वर्ष वे, पहली से लेकर 10 तक 13 वर्ष अंग्रेजी पढ़ता है। 13 वर्ष तो नहीं, 12 वर्ष समझ लीजिए। लेकिन सीबीएसई का 10वीं का पेपर दोनों के लिए समान आता है। ये समानता है या असमानता? हम इसे कैसे दूर करें? दिखाई तो लगता है सब बराबर हैं, ये बराबरी नहीं है। वो 5 वर्ष जिसे पढ़ाया और जिस ढंग से पढ़ाया है, जो उनके लिए जिस प्रकार के प्रबंध किए हैं, उन दोनों को समान देना भारतीय संविधान के विपरीत है। ये समानता नहीं है, ये अन्याय है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से इस अन्याय को दूर करना अति अनिवार्य होगा।
मैं मानता हूं, मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, सब में विचार होते हैं, सब में मंथन होता है, सब में संस्कृति होती है, लेकिन भाषाओं के आधार पर विद्यार्थियों में अन्याय करना, जो भी भाषा हो, मुझे लगता है वो अनुचित है। उस दृष्टि से यूपीएससी अगर नहीं करता है, ये अनुचित होगा, तो भारतीय भाषाओं के आने के बाद प्रक्रिया बदलेगी। मैं इसमें पूर्णतः विश्वास हूं। अब ये पता नहीं कि तब तक मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मैं विश्वास तो मेरा। मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सभी सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही कम समय में हमें इन दोनों विषयों के साथ, भारतीय भाषाएं तथा अध्यापक शिक्षा के साथ में जोड़कर रखा, और हमारी जो शंकाएं थी, हमारे जो श्रोताओं की जो शंकाएं थी, उन सबको आपने पूर्ण रूप से दूर किया। कुछ सीमित जी, फिर भी कुछ प्रश्न रह गए हैं। आप सभी श्रोताओं से प्रार्थना है कि आपके जो प्रश्न हैं वो जी अतुल SSUN@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा। मैं आज सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, और साथ में मैं आपको सूचना भी देना चाहूंगा कि कल ठीक 7 बजे हम फिर से यहाँ पर मिलेंगे, और जिसका विषय रहेगा व्यावसायिक शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षण। विषय प्रस्तुत करेंगे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रतियोगी परीक्षा प्रकल्प के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री एडवर्ड मिंडे जी। तो फिर से हम कल यहाँ पर मिलेंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और माननीय चांदकर्ण सलूजा जी का मैं फिर से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से पुनः पुनः धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी नमस्कार और धन्यवाद।